हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ना, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर अभी तक मतलब इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर मैं अभी तक आपके साथ 3 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स देखे भी होंगे। अगर हम आज के लेक्चर पे बात करें तो आज बनता है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग हमारी सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म यानी कि SE2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म को डिस्कशन में लेने वाला है। ओके, तो देखो बहुत आसान सा लेक्चर रहने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये चीज आपको लास्ट लेक्चर पे यानी कि लेक्चर नंबर 3 पे भी बोली थी कि जैसे हम SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, तो ये जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है, इसी के सिमिलर हमारी क्या होती है SE1 रिएक्शन एंड SE2 रिएक्शंस। कैसे होती है? देखो आपके जो SN1 रिएक्शन है ना, ये आपकी SE1 रिएक्शंस के सिमिलर होती हैं, और जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है वो आपकी SE2 टाइप ऑफ रिएक्शंस के सिमिलर होती है। डिफरेंस बस एक होता है। क्या होता है डिफरेंस? अब पहले डिफरेंस बताने से पहले डिफरेंस कहाँ से आया वो तो आपको समझ में ही आ रहा है। देखो दोनों ही यानी कि चारों की चारों ही आप बोल सकते हो एक टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं। ओके, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि ये वाली जो है ये हमारी एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा वो किसकी हेल्प से होगा? न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की वजह से हुआ होगा। और यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा वो किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से हुआ होगा। यानी कि है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, डिफरेंस बस इतने का है कि कौन सब्स्टिट्यूशन करा रहा है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज सब्स्टिट्यूशन कराएगा और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज सब्स्टिट्यूशन कराएगी। ओके, तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस की वजह से रिएक्शन में क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है वो सुनिएगा। देखो मैंने थर्ड लेक्चर पे आपको बोला, जब भी हमने थर्ड लेक्चर में SE1 रिएक्शंस को कवर किया था, तो मैंने बोला SE1 रिएक्शन आपकी SN1 रिएक्शंस के सिमिलर होगा। डिफरेंस किस चीज का आएगा? इनके इंटरमीडिएट में। हमको पता है आपकी जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, और रिएक्शन के बीच में आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है। तो हमको क्या है, दोनों ही रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, दोनों ही आपकी 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। लेकिन SN1 रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट होगा वो एक टाइप का कार्बोकेटायन होगा, और SE1 में भी आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, बट वो इंटरमीडिएट आपका क्या होगा? कार्बो एनायन। तो ये डिफरेंस कहां से आ रहा है? हमारे डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि एक जगह हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, एक जगह हम इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं। इतनी चीज तो समझ में आई थी ना। अब इसी को हमने आज के लेक्चर पे आगे बढ़ाना है। अब मैं आपको अगर SN2 और SE2 में डिफरेंस बताऊं तो वही चीज है, दोनों आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन एक जगह आप न्यूक्लियोफाइल के थ्रू कर रहे हैं, एक जगह आप इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों रिएक्शंस में वो ये मिलेगा कि जब भी आप SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, हमको पता है देखो जब भी आप 2 की बात करते हैं यानी कि बाइमोलिकुलर की बात करते हैं, तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और रिएक्शन के बीच में आपको एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हाईली रिएक्टिव होती है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, हाँ मतलब पहले इसे छोड़ो, पहले इसे मत समझो, इतना समझो कि हमने बोला जो आपकी बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब होता ये है कि जब भी हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करना चाहता है, तो जब भी हम SN यानी कि न्यूक्लियोफाइल वाले केस को लेते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या है, बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि कॉन्जुगेशन क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू स्टीरियो मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप SE2 के बात की करेंगे तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्स्टिट्यूशन कराएगा, अटैक कराएगा दोनों साइड से, यानी कि अटैक आपका फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको रेसमाइजेशन मिलेगा। फ्रंट से अटैक होगा तो हम बोलेंगे आपका कॉन्जुगेशन रिटेन हो गया, और बैक से अटैक होगा तो हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन क्या हो गया, इनवर्स हो गया, यानी कि कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पे रेसमाइजेशन की बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था। अटैक की बात तो क्लियर हो गई ना, कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है देखो वो आपका कहां से अटैक कर रहा है, फ्रंट साइड से या बैक साइड से। तो होता क्या है, जब भी आप न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, जब भी आप न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं यानी कि SN2 की बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा कहां से अटैक करता है, बैक से अटैक करता है, पीछे से आके अटैक करता है। लेकिन जब भी आप SE2 की बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है ये आगे से भी अटैक करने की पॉसिबिलिटी रखता है और पीछे से भी। ठीक है, और यही इनके बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। क्लियर हुआ ना? अब इसको हमने देखो समझ तो लिया है, अब मैं आपको इसे थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। बहुत आसान है, इतना क्लियर हो गया तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो आप खुद से भी क्लियर कर लेंगे। ओके, तो देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे ये SE2 मैकेनिज्म आपकी होती क्या है। तो SE2 किसके लिए स्टैंड कर रही है? सबको पता है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। और ये किस टाइप की मैकेनिज्म है? थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है SE2 मैकेनिज्म एक टाइप का, आप बोल सकते हो एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है, या फिर एक टाइप
टाइप का केमिकल चेंज है जो जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपके पास इनिशियली एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है विच इज एलिफेटिक सबस्ट्रेट, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका एलिफेटिक होगा, ओके। और इस एलिफेटिक सबस्ट्रेट में एक वीकर ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और ये वीकर ग्रुप जाके किससे सब्स्टिट्यूट होगा, बाय इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर वो दोनों डायरेक्शन से यानी कि फॉरवर्ड से और बैकवर्ड दोनों से अप्रोच कर रहा है और रिएक्शन आपकी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो एक टाइप की बाय मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अब देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है दिस मैकेनिज्म इज क्वाइट एनालॉगस विद द SN2 रूट एक्सेप्टिंग द मोड ऑफ अटैक। तो वही चीज होगी जो मैंने आपको बताया था। ये बोल रहा है आपके जो SE2 रिएक्शन है या फिर SE2 मैकेनिज्म है, ये किसके सिमिलर है, SN2 के सिमिलर है, लेकिन एक बेसिक सा इसमें डिफरेंस है, वो है मोड ऑफ अटैक। हमने क्या बोला, SN2 में जो अटैक होगा वो हमेशा बैकवर्ड होगा, लेकिन SE2 में जो अटैक है वो आपका मतलब आगे फ्रंट साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है। और इसी चीज को यहाँ पे थ्योरी पे ऐड किया हुआ है। ये फर्स्टली बोल रहा है कि अगर आप SN2 की बात करेंगे यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करेंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो वीकर ग्रुप को हटाता है, यानी कि उसमें सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाता है। और जो अटैक होता है वो हमेशा क्या होता है, बैक साइड होता है। किसकी वजह से होता है, हिंड्रेंस की वजह से, ओके। लेकिन जब भी आप ई की बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे, तो यहाँ भी आपका इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रोफाइल आपका फ्रंट से भी अप्रोच कर सकता है, बैक साइड से भी अप्रोच कर सकता है। जिस वजह से हम जो हमारी SE2 मैकेनिज्म है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि SE2 फ्रंट और SE2 बैक। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल फ्रंट से अटैक करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो ये बन जाएगा SE2 फ्रंट, और अगर बैक से करेगा तो ये बन जाएगा SE2 बैक। क्लियर हुआ, इतनी सर्च समझे, तो ये चीज आपने थ्योरी पे ऐड करना है, ओके। अब इसके लिए अगर हम रिएक्शन इंडिकेट करें तो रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, तो सिंपली ये बोल रहा है आपके पास इनिशियली ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था जो हमने लास्ट लेक्चर पे लिया था, ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ओके। इसमें एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है L। अब इस लिविंग ग्रुप को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मैं पहले ही ये चीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो हमको बॉन्ड तो क्लीव करना पड़ेगा। अब कौन सा बॉन्ड क्लीव करना है, मैंने लास्ट लेक्चर पे बोला था जो ज्यादा पोलर होगा। अब अगर मैं बोलूँ ये आपके कोई अल्काइल ग्रुप है तो होगा क्या, यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन की पोलरिटी तो नहीं होती, लेकिन ये आपका लिविंग ग्रुप है तो इसकी और कार्बन की पोलरिटी तो बनेगी, और जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी उतना ज्यादा ये वीकर बॉन्ड होगा और इसे आप आसानी से क्लीव कर सकते हैं। अब होता क्या है, तो देखो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाएं तो हमको क्या मिलेगा, हमारे पास रिएक्शन कंडीशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा आपके कार्बन पे। जैसे ये बैक साइड से अप्रोच करेगा आपके कार्बन में, तो होगा क्या, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी हो जाएंगी, 5 वैलेंसी हो जाएंगी, और आपको पता है कार्बन 5 वैलेंसी रखता नहीं है। तो इसे क्या करना होगा, अगर नया बॉन्ड बनाना है तो पुराना तोड़ना होगा। तो कौन सा टूटेगा, पुराना टूटेगा आपका लिविंग ग्रुप वाला, बिकॉज ये ग्रुप आपका ज्यादा पोलर है। समझ में है ना, इसे मैं वापस से बोलती हूँ। तो देखिए हुआ क्या, देखिए देखो हुआ क्या, इनिशियली जो हमारे पास कंपाउंड था उसमें आपका कार्बन सेटिस्फाई था, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किए हुए था, ओके। लेकिन हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखानी है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो रिएक्शन कंडीशन में हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लिया। इलेक्ट्रोफाइल लिया मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब ये कहाँ अप्रोच करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब आपको कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो हमको मिलेगा कि ये जो लिविंग ग्रुप है इसमें नेगेटिविटी कम है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इसके ऊपर अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन के पास नेगेटिविटी भी तो आई, और इसी नेगेटिविटी के पास कौन अट्रैक्ट होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये जाके कहाँ अप्रोच करेगा, आपके कार्बन से। अभी जैसे ही कार्बन से अप्रोच करेगा तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ गया, और हमको पता है कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। अब कार्बन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोलेगा, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, और पुराना कौन सा टूटेगा, जो ज्यादा पोलर है, तो हमको कौन सा मिलेगा, लिविंग ग्रुप वाला। तो यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और वापस से आपको क्या मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दिखाई देगी, जहां पे आपके इलेक्ट्रोफाइल ने लिविंग ग्रुप को आपका सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस इतनी चीज तो थी। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल बैक से, यानी कि जहां से मैंने इंडिकेट किया ऐसे पीछे से अप्रोच कर रहा होगा, बैक मतलब लिविंग ग्रुप की अपोजिट डायरेक्शन, ओके। बैक से अटैक करेगा तो हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बिकॉज जो एटम्स के अरेंजमेंट है वो आपके इन्वर्ट हो गए। लिविंग ग्रुप इस साइड था तो आने वाला ग्रुप भी यहीं पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो हमारा क्या हुआ, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि कॉन्फिगरेशन आपका इन्वर्स हो गया। लेकिन सेम चीज अगर हम लोग करें कि इलेक्ट्रोफाइल ने अप्रोच किया और फ्रंट से किया, यानी कि जहां से लिविंग ग्रुप किया था उसी पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमको क्या मिला, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि कॉन्फिगरेशन आपका रिटेन हो गया। क्लियर हुआ।
तो ये किस टाइप की रिएक्शन, अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये आपकी Ac2 बैक टाइप की रिएक्शन है, ओके। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपकी Ac2 फ्रंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। क्लियर हुआ ना? तो ये चीज आपने रिएक्शन को माइंड पर रखना है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसे बनेगी उसे भी सुनिए, ओके। अब देखो मैकेनिज्म में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्टली हमको इनिशियली हमारा कंपाउंड दिखा है, मैकेनिज्म दोनों के लिए है, एक तो आपके बैक अटैक के लिए, एक आपके फ्रंट अटैक के लिए, ओके। तो फर्स्टली बोल अगर आप बैक अटैक की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, मैकेनिज्म हमने क्या दिखा है कि हमारे पास हमारा कंपाउंड था, एलिफेटिक कंपाउंड था। रिएक्शन कंडीशन में हमने हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके अप्रोच करेगा नेगेटिव सेंटर पे जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, यानी कि इस कार्बन पे। अब जैसे ही अप्रोच करेगा तो हमको क्या मिलेगा, लिविंग ग्रुप तो इस साइड है, इलेक्ट्रोफाइल इस साइड है। अब हमको पता है कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इस वजह से इस बॉन्ड को हमने पार्शियल से दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आपका बॉन्ड बना होगा, कार्बन ने लिविंग ग्रुप के साथ भी बॉन्ड बनाया होगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी बनाया होगा, और ये बॉन्ड आपका पूरा नहीं होगा, बिकॉज अगर पूरा हो जाएगा तो कार्बन 5 वैलेंसी में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये स्पीसीज आपकी क्या होगी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, बिकॉज ये चीज अकर ही नहीं करती है ना। तो ये स्पीसीज हमारी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट, या फिर आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट होती है, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, ओके। इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल लीजिएगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, हमको पता है कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने के लिए आइदर इस बॉन्ड को तोड़ेगा, आइदर इसको तोड़ेगा। अगर इसको तोड़ेगा तो रिएक्शन पीछे चले जाएगी, तो इसको नहीं तोड़ना है, रिएक्शन को हमने आगे बढ़ाना है, तो हम इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और हमारे कंपाउंड को हमको हमारा प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो जाएगा। अब हमको क्या मिला है, देखिए देखो यहाँ पे हुआ ये, जैसे आपका यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला तो इलेक्ट्रोफाइल ने किसकी प्लेस ले ली, आपके लिविंग ग्रुप की। डायरेक्शन आपका सेम है, मतलब जो इनका 3D अरेंजमेंट है स्पेस में, जो इनका 3D अरेंजमेंट रहेगा आपके एटम का, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रिटेन रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन में आपको एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, जहां पे आपका लिविंग ग्रुप था। तो हम बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन आपका रिटेन रहा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको यहाँ पर को रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला जब आपके इलेक्ट्रोफाइल ने फ्रंट अटैक किया। अब सेम चीज अगर बैक से अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से अटैक करेगा। अब होगा ये जो इंटरमीडिएट हमको मिला है, इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल लीजिएगा। जो इंटरमीडिएट मिला है इसमें भी आपको क्या है, कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के साथ क्या मिलेगा, पार्शियल बॉन्ड मिलेगा, बिकॉज ये पूरा बॉन्ड है ही नहीं, इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट है, हाईली रिएक्टिव है। तो रिएक्शन हमारी आगे बात करेगी, और रिएक्शन जैसे आगे बढ़ेगी तो होगा क्या, इधर इलेक्ट्रोफाइल और लिविंग में से एक ग्रुप निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चले जाएगी, इस वजह से हम लिविंग ग्रुप निकालेंगे। लिविंग ग्रुप जैसे निकलेगा वैसे हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल की जो पोजीशन है वो लिविंग ग्रुप के जस्ट उल्टी है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर दोनों ही मिल रहे हैं तो दोनों को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, रैसमाइजेशन। तो ये चीज आपने एक्सप्लेन करनी है मैकेनिज्म के अंदर। क्लियर हुआ? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट, यानी कि हमको कैसे पता चलेगा, हम लोग देखो डिफरेंट पाथवे को फॉलो क्यों करते हैं, रेट को डिफाइन करने के लिए। ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई थी, आपको ये चीज पहले भी बोली थी कि ये आपका सपोज करो घर है और ये आपका सपोज करो स्कूल है। आपको घर से जाना है स्कूल, अब ऐसा तो नहीं है एक ही रास्ता होगा, रास्ते हमारे पास अलग अलग हैं। तो सपोज करो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता आपका ये है। तो देखो हम कौन सा रास्ता ज्यादा प्रेफर करेंगे, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट होगा, जहां पर रेट यानी कि स्पीड ज्यादा होगी आपके घर से स्कूल पहुंचने के। वही चीज आपकी क्या होती है, रिएक्शंस में भी होती है। आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, आपके पास प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग पाथवे होते हैं। इन्हीं पाथवे में से एक है आपका Ac1 पाथवे, एक है आपका Ac2 पाथवे। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। हमारा सपोज कोई भी रिएक्शन हमें दी हुई है तो उसका हम Ac1 पाथवे और Ac2 पाथवे का रेट चेक करेंगे। फिर रेट के बेसिस पे जहां पर रेट की वैल्यू ज्यादा रहेगी हम उस पाथवे को फॉलो करेंगे। तो Ac1 में आपने रेट कैसे निकालना है वो मैंने बताया था। अब Ac2 रिएक्शन में रेट कैसे निकालते हैं उसे सुनेगा। तो हमको पता है रेट कौन डिटरमाइन करता है, सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट स्टेप। जो भी रिएक्शन में सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आपको यहाँ पर को दिख रहा है Ac2 के केस में कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप होगा, ऑब्वियस सी बात है ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये स्टेप आप अगर खुद ही देखेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इस स्टेप की बात करूं तो इन दोनों स्टेप, ये इस स्टेप में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुआ, ये इसके लिए प्रोडक्ट हुआ, ओके। इस स्टेप में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुआ, ये इसका प्रोडक्ट हुआ। अब देखो कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव है या फिर ज्यादा एनर्जी का है, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है ना, जितनी ज्यादा ये रिएक्टिव होगी उतनी ज्यादा रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर को लिया हुआ है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका स्टेबल है, इससे प्रोडक्ट बनाना
मतलब इससे ट्रांजिशन स्टेट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ये स्टेबल है, इससे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इस वजह से ये रिएक्शन आपकी स्लोवेस्ट होगा, ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट होगा। लेकिन अगर आप इससे यहाँ की ओर जा रहे हैं तो ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी फास्ट रिएक्शन, तो ये स्टेप आपका फास्ट होता है, तो ये स्टेप स्लोवेस्ट, ये स्टेप आपका फास्टेस्ट, तो ये जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप है यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी कि इसी स्टेप से आप क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट हमारे किस पे डिपेंड करेगी, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट हमारे किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे हमारे रिएक्शन का, और जहां पे रेट हमको ज्यादा मिलेगा उस पाथवे को हम फॉलो करेंगे। बस इतनी सी बात है, क्लियर हुआ? तो बस ये चीज हमने डिस्कशन में लेनी थी आज के इस 4th लेक्चर के अंदर। तो अब इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।